इससे पहले हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने ये पढ़ा कि मनुष्य में मादाओं में एक मासिक चक्र जो है वह चलता है। यह 28 या 29 दिन का एक चक्र होता है, जिसके बिल्कुल मध्य में, यदि यह 28 या 29 दिन का है, यानी 28 दिन के मध्य यानी 14वें दिन पे अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग होने के पश्चात अगला जो चरण है वह है निषेचन की प्रक्रिया। लेकिन उस प्रक्रिया को पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि अंडे किस किस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम यहाँ पर शब्द एग यानी अंडे की बात कर रहे हैं, तो अंडा यानी अंडाणु तथा इसके आसपास की सुरक्षात्मक झिल्लियां, इन्हें अंडा कहते हैं। यानी एग जिससे हम रेफर कर रहे हैं वो क्या है? ओवम यानी अंडाणु तथा इसके बाहर की मेम्ब्रेन्स यानी झिल्लियां, इन्हें हम कह रहे हैं एग। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्स यानी अंडों के प्रकार। तो हालांकि हम मानव जनन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे काम में केवल मानव के अंडे के बारे में ही पढ़ना, लेकिन फिर भी हम दूसरे अंडों के बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें ये पता चले कि विभिन्न प्रकार के अंडों में परिवर्तन कैसे हो सकता है। और उसकी तुलना में हम देखेंगे कि मनुष्य में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है। तो शुरू करते हैं। अंडों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला वर्गीकरण है यॉक की मात्रा के आधार पर। अब सबसे पहली बात जो है यॉक, यॉक का अर्थ है पीतक। पीतक, पीतक यानी वह पदार्थ जो अंडे द्वारा स्वयं बनाया जाता है, अंडे के साइटोप्लाज्म में ही बनता है, और यह पोषण की प्रक्रिया का ध्यान रखता है। जब अंडा आगे चल करके, यही अंडा आगे चल के क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। यानी ये जो ओवम है इसमें जब स्पर्म मिल जाएगा तो यह एक द्विगुणित कोशिका बनेगी जिसे हम जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट आगे परिवर्तन करेगा। तो जो जाइगोट परिवर्तन करेगा उस समय उसको भोजन की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए पहले ही अंडाणु के साइटोप्लाज्म में क्या बनाया है? ओवम के साइटोप्लाज्म में पीतक जो है वो बन चुका है, और यही पीतक उस समय पोषण का कार्य करेगा। तो आपने देखा होगा अंडा, जो मुर्गी का अंडा आप अक्सर खाते होंगे, हो सकता है नहीं भी खाते हो। तो उस मुर्गी के अंडे में दो भाग होते हैं, सफेद भाग तथा पीला भाग। तो जो भीतर का जो पीला गोला होता है उसे कहते हैं यॉक या पीतक। तो यह अंडे का पीला भाग होता है जिसमें वसा तथा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसमें अत्यधिक वसा तथा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तथा यह विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो वैसे तो मानवों के लिए हम देखेंगे यह हमेशा से सत्य नहीं होगा, क्योंकि आरंभिक अवस्था में तो पोषण कहाँ से मिलेगा? यॉक से। कुछ जीवों में मिल सकता है, लेकिन मानवों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्लेसेंटा होता है या दूसरे प्रकार के यूट्राइन जो सिक्रीशंस होती हैं उनसे पोषण प्रदान करने के लिए ट्रोफोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं सहायता करती हैं। लेकिन हम सामान्यतः देख रहे हैं पीतक क्या होता है? पीतक एक तरह से एक स्टोर्ड फूड है कोशिका का। कोशिका कौन सी है? ये ओवम। ओवम का स्टोर्ड फूड है जो उसको आगे विभाजन करने के समय जो है वो काम आना होता है। और वाइटेलोजेनेसिस यानी पीतक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाइटेलोजेनेसिस। अब सभी अंडों में पीतक का निर्माण होता ही होता है, बिना पीतक के कोई भी अंडा नहीं होता है। हाँ, पीतक की मात्रा किसी अंडे में कम हो सकती है, किसी अंडे में ज्यादा हो सकती है। तो हमने यहाँ पर पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों का वर्गीकरण किया है। तो यदि हम अंडों का वर्गीकरण करें तो 4 प्रकार के अंडे हमें यहाँ मिलेंगे। एलेसिथल यानी अपीतकी अंडे, दूसरे हैं माइक्रोलेसिथल यानी सूक्ष्म पीतकी अंडे, तीसरे हैं मीसोलेसिथल यानी मध्य पीतकी अंडे, और अंत में है पॉलीलेसिथल यानी अति पीतकी अंडे। एलेसिथल नाम से लगता है अपीतकी, कि शायद इसमें पीतक होगा ही नहीं, लेकिन हमने कहा कि ऐसा कोई भी अंडा नहीं होता जिसमें पीतक ना हो। हाँ, पीतक की मात्रा क्या होती है? बिल्कुल नगण्य होती है। नगण्य का अर्थ क्या है? न के बराबर। यानी इसमें उदाहरण आ जाता है ह्यूमन एग यानी मनुष्य का अंडा। तो मनुष्य का अंडा हम ध्यान में रखेंगे कैसा होता है? एलेसिथल। एलेसिथल का मतलब ये नहीं है कि उसमें पीतक बिल्कुल भी
नहीं है। इसमें नगण्य मात्रा में पीतक जो है वो उपलब्ध होता है। ऐसा अंडा ह्यूमन का होता है। यानी जो हम बात कर रहे हैं 14वें दिन में जो अंडोत्सर्ग हुआ, तो जो अंडोत्सर्ग हुआ उस समय जो निकला सेकेंडरी oocyte, उसके साइटोप्लाज्म में नगण्य मात्रा में पीतक उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोलेसिथल यानी सूक्ष्म पीतकी अंडों के बारे में। सूक्ष्म पीतकी ओलिगोलेसिथल भी इन्हीं का नाम है, इन्हीं को ओलिगोलेसिथल भी कहते हैं। ओलिगो शब्द का अर्थ होता है फ्यू यानी थोड़ा, तो बहुत ही कम मात्रा में इसमें पीतक होता है। और यदि मात्रा देखें कोशिका द्रव्य और पीतक की, तो कोशिका द्रव्य ज्यादा होगा और पीतक की मात्रा क्या होगी, कम होती है। तो इस प्रकार के अंडे मेटाथीरियन तथा यूथीरियन में पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैमल्स को हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन तथा यूथीरियन। प्रोटोथीरियन को कहते हैं एग लेइंग मैमल, और मेटाथीरियन तथा यूथीरियन वो अंडे नहीं देते हैं। तो यहां पर यदि हम देखें तो ये मेटाथीरियन और यूथीरियन की बात हो रही है। तो मेटाथीरियन और यूथीरियन दोनों में सूक्ष्म पीतकी अंडे जो है होते हैं। इसके बाद एम्फिऑक्सस, जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है, उसमें भी सूक्ष्म पीतकी अंडे होते हैं। और प्रोटोकॉर्डेट्स यानी जैसे कि आपने पढ़ा है यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट, उनमें भी क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में पीतक उपस्थित होता है। अब आगे हम बात करेंगे मीजोलेसिथल यानी मध्य पीतकी अंडे। मध्य पीतकी अंडों में पीतक की मात्रा लगभग बराबर होती है। किसके बराबर होगी, कोशिका द्रव्य के बराबर होगी। यानी कोशिका द्रव्य जितना है लगभग उतना ही पीतक होगा, आधा आधा। तो ऐसे अंडों में पीतक की मात्रा इससे थोड़ी अधिक है, इसे कहेंगे मीजोलेसिथल या मध्य पीतकी अंडे। मध्य पीतकी अंडे पाए जाते हैं एम्फीबियंस में। एम्फीबियन यानी मेंढक में पाए जाएंगे, यानी और मेंढक के अतिरिक्त दूसरे जो फ्रॉग, टोड होते हैं या अन्य जो एम्फीबियंस होते हैं, सैलमेंडर इत्यादि, उनमें पाए जाएंगे। पेट्रोमाइजोन यानी लैम्प्रे, आप जानते हैं पेट्रोमाइजोन एक ट्रू फिश नहीं है, यह एक साइक्लोस्टोम है। उसी प्रकार से लंग फिश एक ट्रू फिश है, लेकिन इसमें भी कौन से पाए जाएंगे, मध्य पीतकी अंडे पाए जाएंगे। उसी प्रकार से अंत में आता है पॉलीलेसिथल यानी अति पीतकी अंडे। अति पीतकी यानी मैक्रोलेसिथल। शब्द मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, ज्यादा अमाउंट में पीतक, और मेगा का मतलब भी वही होता है, अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पीतक। तो इन्हें कहते हैं पॉलीलेसिथल, मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल। हिंदी में कहेंगे अति पीतकी अंडे। अति पीतकी अंडों में अत्यधिक मात्रा में पीतक जो है वो पाया जाता है, और पीतक की मात्रा कोशिका द्रव्य से ज्यादा होती है। यानी एक अंडे में जितना पीतक है उससे कम कोशिका द्रव्य है। तो ऐसे अंडे पाए जाते हैं प्रोटोथीरियन, जिनके बारे में हमने अभी कहा। प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन और यूथीरियन 3 भागों में हमने विभाजित किया है किसको, मैमल्स को। तो प्रोटोथीरियन जो एग लेइंग मैमल्स हैं, जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस है, ये सभी, और इकिडना, ये सभी जो है प्रोटोथीरियन, जिनमें अंडे बड़े होते हैं, अंडे का आकार बड़ा होता है, उसमें पीतक अत्यधिक मात्रा में होता है। उसी प्रकार से बर्ड्स, पंछियों के अंडे, जैसे मुर्गी का अंडा यदि आप खाते हैं तो उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है और पीतक की मात्रा ज्यादा होती है। उसी प्रकार से रेप्टाइल यानी सांप के अंडे या क्रोकोडाइल के अंडे या छिपकली के अंडे, उसी प्रकार से इंसेक्ट यानी जो कीट हैं उनके अंडों में भी पीतक की मात्रा अधिक होती है। तो हमें जो याद रखना है हमने एलेसिथल किसमें पाए जाते हैं, नगण्य मात्रा में किसमें पीतक पाया जाता है, ह्यूमन एग में ऐसा होता है। इसके अतिरिक्त वैसे तो बाकी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी जो सिलेबस है उसमें कॉकरोच है, तो कॉकरोच किसमें आएगा, इंसेक्ट के अंडे किसमें आएगा, पॉलीलेसिथल में आ जाएंगे। और हमारे सिलेबस में जो है वो कॉकरोच के साथ साथ में आपके एनसीईआरटी की बुक में जो है वो एम्फीबियंस के बारे में भी दिया गया है। एम्फीबियन यानी फ्रॉग भी है, हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों में इससे क्वेश्चन आए हैं। तो एम्फीबियन का कौन सा, मध्य पीतकी अंडा जो है वो होता है। और मनुष्य भी एक यूथीरियन ही है, लेकिन मनुष्य को छोड़ के बाकी यूथीरियन में कैसे होंगे, सूक्ष्म पीतकी अंडे उपस्थित होते हैं। तो आज हमने बात करी और चर्चा करी
अंडों के बारे में, अंडों के प्रकार के बारे में किसके आधार पर? यॉक की मात्रा के आधार पर उनका वर्गीकरण किया। अंडों को हम अन्य प्रकार से भी वर्गीकृत कर सकते हैं, तो अन्य प्रकार के वर्गीकरण हम इसके आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। अब हम पीतक के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो बी प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, यानी जो पीतक जो किसी भी अंडे में पाया ही जाता है, भले ही कम हो या अधिक हो, उसके वितरण के आधार पर अंडों के प्रकारों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पीतक के वितरण के आधार पर हम अंडों को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं, आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल तथा सेंट्रोलेसिथल। आइसो का अर्थ होता है सेम, आइसोलेसिथल यानी समपीतकी अंडे, इन्हीं को होमोलेसिथल भी कहा जाता है। आइसोलेसिथल यानी समपीतकी अंडे वह अंडे होते हैं जिसमें अंडे में पीतक एक समान रूप से वितरित रहता है, यानी पीतक जो यॉक है वह अंडे में एक समान रूप से बिखरा हुआ रहेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। और ध्यान रहे, ये हमने एक डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर। ये मान ले कोई एग है, एग मतलब एक अंडाणु तथा उसके आसपास की झिल्लियां, यानी ओवम तथा उसके आसपास की मेम्ब्रेन को एग कहते हैं। तो ये मान ले कोई अंडा है, अंडे में ये इसका केंद्रक है और इसका साइटोप्लाज्म है, चारों ओर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो बड़े बड़े काले रंग के कण हमने बना रखे हैं, ये कण हम मान रहे हैं कि यॉक के कण है। तो ये यॉक के कण किसी एक पैटर्न में नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक समान रूप से वितरित है। इस प्रकार के अंडे को कहते हैं आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल, यानी समपीतकी अंडा इसे हम कहते हैं। तो समपीतकी अंडा या तो एलेसिथल होगा या माइक्रोलेसिथल होगा, या तो उसमें पीतक की मात्रा नगण्य होगी एलेसिथल, या बहुत ही थोड़ी सूक्ष्म पीतकी अंडे इस प्रकार के अंडे होते हैं। तो यानी यदि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का अंडा मात्रा के आधार पर कैसा है, तो वह कैसा है, तो वह एलेसिथल है, यानी अपीतकी अंडा है, नगण्य मात्रा में होता है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पूछा जाए तो हम ये कहेंगे यह समपीतकी या होमोलेसिथल एग है। तो मनुष्य का अंडा जो है एलेसिथल भी है, होमोलेसिथल भी है और आइसोलेसिथल भी होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के बारे में, वो है टीलोलेसिथल। टीलो का मतलब क्या होता है, किसी एक कोने की ओर होना, यानी गोलार्ध की ओर होना, इसे हम कहेंगे गोलार्ध पीतकी अंडे। तो गोलार्ध पीतकी अंडे को भी आगे हमने 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया है, मॉडरेट टीलोलेसिथल एंड हाइलो टीलोलेसिथल, यानी मध्यम गोलार्ध पीतकी तथा अति गोलार्ध पीतकी, यानी थोड़ा सा एक किनारे की ओर या बहुत ज्यादा एक किनारे की ओर यदि हम कहेंगे कि साइटोप्लाज्म या यॉक की पोजीशन हो। तो इसमें पीतक अंडे के एक भाग में संग्रहित रहेगा। ये एक डायग्राम हमने बना रखा है मीजोलेसिथल एग का। मीजोलेसिथल मतलब जिसमें क्या होता है, यॉक और साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होता है, लगभग बराबर होता है। तो यदि बराबर मात्रा में है तो मान ले इस ओर यॉक पड़ा हुआ है और इस ओर क्या पड़ा है, साइटोप्लाज्म। तो ऐसे अंडे को हम कहेंगे कि यह मध्यम गोलार्ध पीतकी अंडा है, जिसमें यॉक एक किनारे पर है, साइटोप्लाज्म दूसरे किनारे पर है। ये मीजोलेसिथल एग होते हैं। इसी में जो गोलार्ध पीतकी में एक और प्रकार है हाईली टीलोलेसिथल, या इन्हीं को डिस्कॉइडल भी कहते हैं। अक्सर जब यॉक की मात्रा इतनी अधिक है कि साइटोप्लाज्म बहुत ही कम है, यानी ये हम कौन से एग की बात कर रहे हैं, ये हम किसी प्रकार के पॉलीलेसिथल यानी मेगालेसिथल एग की बात कर रहे हैं। तो पॉलीलेसिथल या मेगालेसिथल या अति पीतकी अंडा डिस्कॉइडल हो सकता है। कैसे, जैसे मान लें ये सारा यॉक है, तो यॉक की मात्रा इतनी है कि इसने पूरे साइटोप्लाज्म को एक कोने में धकेल दिया है, और इस कोने में जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, एक चपटी डिस्क नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। तो ऐसे अंडों को कहेंगे हम डिस्कॉइडल अंडे, और यह क्या होंगे, मात्रा के आधार पर पॉलीलेसिथल होंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इनको टीलोलेसिथल का ही प्रकार कहा जाएगा। आगे बात करेंगे सेंट्रोलेसिथल एग्स। सेंट्रोलेसिथल यानी केंद्र पीतकी अंडे। केंद्र पीतकी अंडे में पीतक अत्यधिक मात्रा में उपस्थित है पर केंद्र की ओर व्यवस्थित है। जैसे मान लें ये इस पूरे अंडे का केंद्रक है, केंद्रक के बाहर ये
छोटे छोटे बिंदुओं वाला जो एरिया है यह है सेंट्रल साइटोप्लाज्म, यानी केंद्रक के चारों ओर का कोशिका द्रव्य है। और बाहर की ओर एक पेरिफेरल लेयर है साइटोप्लाज्म की, बाहर की ओर पाई जाने वाली परिधीय, लेकिन इन दोनों के बीच में यॉर्क जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस प्रकार के अंडे को हम कहेंगे केंद्र पित्तकीय अंडा। और विशेष रूप से यह अंडा किसमें पाया जाता है? इंसेक्ट के एग, यानी आपने कॉकरोच पढ़ा है, कॉकरोच हमारे सिलेबस में है, तो कॉकरोच में जो अंडा होता है वो कैसा होता है? वो सेंट्रोलेसिथल यानी केंद्र पित्तकीय अंडा होता है। तो यहाँ पर हमने दो दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ा, अब हम तीसरे प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम अंडों में तीसरे प्रकार के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरे प्रकार का वर्गीकरण है कवच के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ शेल। शेल यानी बाहरी जो अंडे के बाहर जो कवच पाया जाता है, कवच के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। कवच के आधार पर अंडों को दो भागों में बांटा गया है, या तो उनमें ठोस कवच उपस्थित होगा या तो ठोस कवच अनुपस्थित होगा। ठोस कवच वाले अंडों को कहेंगे क्लिडोइक एग्स। क्या कहेंगे इन्हें? क्लिडोइक एग्स। जबकि जिनमें ठोस कवच अनुपस्थित होता है इन्हें कहते हैं नॉन क्लिडोइक एग्स। क्लिडोइक अंडे ये कठोर आवरण द्वारा घिरे रहते हैं। यह उन जंतुओं में पाए जाते हैं जो थल पर अंडे देते हैं। क्योंकि आप यहां पर देखें महत्व, कवच का महत्व है, यह अंडे को सूखने से बचाता है। क्योंकि सामान्यतः अगर आप मुर्गी का अंडा देखें तो मुर्गी का अंडा जो है उसकी जो बाहरी कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत होती है वह ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों के लिए क्या होती है? परमिएबल होती है, यानी उसमें से ऑक्सीजन अंदर जा सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकती है। लेकिन वो पानी के लिए इम्परमिएबल होती है, यानी पानी उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। इसका अर्थ ये है कि यदि यह कवच बाहर से होगा तो अंडा सूखेगा नहीं। तो न सूखने का कारण कहां पर है? कहां पर चाहिए? जहां पर थल पर अंडे दिए जाते हैं। क्योंकि थल पे पड़ा पड़ा अगर अंडा सूख गया तो उसमें आगे का परिवर्धन, यदि वो निश्चित है तो आगे परिवर्धन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रोटोथीरियन जो हमने कहा था एग लेइंग मैमल्स होते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस इत्यादि, बर्ड्स पंछी, रेप्टाइल्स और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहने वाले कीट, ये सभी अंडे जमीन पर ही देंगे। और इन अंडों को सूखने से बचाने के लिए कवच बाहर उपस्थित होता है। एक तो सूखने से भी बचाएगा, दूसरा किसी प्रकार की मैकेनिकल यानी किसी प्रकार के चोट से या टूटने से भी, इनको फूटने से भी बचाएगा। तो कवच युक्त अंडे इन जगह पे पाए जाएंगे जहां पर थल पर अंडे दिए जाते हैं। दूसरी ओर है कवच रहित अंडे। कवच रहित अंडे, इन अंडों के चारों ओर कठोर आवरण अनुपस्थित होता है, यानी कठोर आवरण इनके चारों तरफ नहीं होता है। ये कौन कौन इन अंडों को देगा? सबसे पहले ऑल विविपेरस, यानी सभी बच्चों को जन्म देने वाले जंतु, सभी जरायुज। अब ध्यान दें, जैसे मान लो मनुष्य एक जरायुज है, तो मनुष्य का अंडा जो है वो फैलोपियन ट्यूब में निकलेगा और फैलोपियन ट्यूब में निकलने के बाद भीतर ही निषेचित हो जाएगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल, आंतरिक निषेचन है। निषेचन होने के बाद में वहीं पे रोपण हो जाएगा और पूरा परिवर्धन होने के बाद में बच्चे को जन्म दिया जाएगा। यानी अंडा बाहर के एनवायरमेंट में आया ही नहीं। यदि ऐसा है तो उसको सुरक्षात्मक आवरण की आवश्यकता नहीं है, यानी ठोस आवरण उसके बाहर नहीं होगा। दूसरा, सभी ऐसे ओविपेरस जो कि पानी में अंडे देते हैं। अब अंडे का जो कवच है उसका मुख्य कार्य क्या है? सूखने से बचाना। अब पानी के अंदर ये अंडा दिया है तो कवच की आवश्यकता रहेगी क्या? नहीं रहेगी, क्योंकि पानी में तो पानी उपलब्ध है तो अंडा सूखेगा ही नहीं। थल पर जो अंडे दिए जाते हैं उनको सूखने से बचाने के लिए उसके बाहर कठोर आवरण उपस्थित होता है। तो कवच के आधार पर दो प्रकार के अंडे हैं, क्लिडोइक अंडे तथा नॉन क्लिडोइक, यानी कवच युक्त या नॉन कवच युक्त या कवच रहित। तो मनुष्य में जो अंडा होता है वो कवच युक्त होगा या कवच रहित? वो कवच रहित होगा, क्योंकि मनुष्य में मादा का अंडा जो है वो ओवरी से जब निकलेगा फैलोपियन ट्यूब में जाएगा,
वहीं पे निषेचित हो जाएगा और उसका परिवर्धन होने के बाद में यूट्रस तक में परिवर्धन उसका होगा और बच्चे को जन्म दिया जाएगा, यानी अंडा बाहर रिलीज नहीं होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन, यानी अंड झिल्लियों के प्रकार। तो इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कि अंडों में पीतक उपस्थित होता है और अंडा जिसे हमने कहा था वह अंडाणु तथा उसकी झिल्लियां, उसे मिलकर के हम अंडा यानी एग कहते हैं। तो अंड झिल्लियों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उनका वर्गीकरण करेंगे। तो सर्वप्रथम देखें, एग यानी अंडा जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है। ओवम यानी अंडाणु, अंडाणु एक हैप्लॉइड कोशिका है, ध्यान रहे, तथा उसके आसपास की झिल्लियां, इन्हें मिलाकर के कहेंगे एग या अंडा। अंडे की झिल्लियों का वर्गीकरण हम उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। उत्पत्ति यानी उन झिल्लियों को किसने बनाया, उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं प्राथमिक अंड झिल्लियां। प्राथमिक अंड झिल्लियां वो झिल्लियां हैं जो कि oocyte स्वयं साबित करता है, यानी oocyte अपने चारों ओर स्वयं ही क्या करेगा, कुछ पदार्थ का श्रवण करेगा जो कि एक परत या झिल्ली बनाएगी, उसे हम कहेंगे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन या प्राथमिक अंड झिल्ली। तो ऐसे उदाहरण हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलिसिडा। तो मनुष्य में जो होती है वो कौन सी होती है, जोना पेलिसिडा होती है। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन अन्य जीवों में होती है, मनुष्य में जोना पेलिसिडा होती है, जो कि कैसी है, oocyte द्वारा स्वयं बनाई गई। क्योंकि आपने पुट्टिका भवन की प्रक्रिया के दौरान पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो oocyte अपने चारों ओर ग्लाइकोप्रोटीन की एक परत बनाता है जिसे हम जोना पेलिसिडा कहते हैं। उसके बाद आता है द्वितीयक अंड झिल्लियां। द्वितीयक अंड झिल्लियां यह प्राथमिक झिल्ली के बाहर की ओर बनी रहती हैं तथा इसे अंडाशय साबित करता है, यानी इसको प्राथमिक को तो उसने स्वयं बनाया, लेकिन द्वितीयक अंड झिल्ली किसने बनाई, अंडाशय ने, क्योंकि प्राथमिक oocyte तो अंडाशय के अंदर ही होता है, तो अंडाशय ने बाहर से झिल्ली बनाई। जैसे कोरोना रेडिएटा, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, और एक और है कोरियन। कोरियन जो है आप अध्ययन कर सकते हैं इसको मुर्गी के अंडे की संरचना में, जिसमें कोरियन जो है वो अंडाशय द्वारा बनाई जाती है। तृतीय है तृतीयक अंड झिल्ली यानी टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। यह प्राथमिक झिल्ली के बाहर की ओर पाई जाती है, यानी प्राथमिक के बाहर पाई जाएगी किस स्थिति में, यदि द्वितीयक झिल्ली अनुपस्थित हो तो, और इसे अंडवाहिनी या गर्भाशय जो है वो बनाता है। तो ये कौन सी होती है, जेलीकोट या शेल यानी कवच, जो हम मुर्गी के अंडे का कवच देखते हैं वो कौन सा है, तृतीयक अंड झिल्ली वो होती है। तो अब हम बात करेंगे कि मनुष्य की बात करेंगे। ये तो हमने सामान्यतः सभी जीवों के बारे में चर्चा की। यदि हम मनुष्य के बारे में देखें तो एग्स ऑफ मैमल यानी स्तनधारियों का अंडा, उसमें हम मनुष्य के अंडे के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि ओवरी से 14वें दिन जिसका अंडोत्सर्ग हो चुका है वह सेकेंडरी oocyte के रूप में, यानी ओवम जो भीतर होता है वह किस रूप में है, सेकेंडरी oocyte के रूप में। यानी ओवम मनुष्य में जो अंडाणु है वो सेकेंडरी oocyte के रूप में रिलीज हुआ है। यह मैच्योर ओवम कब बनेगा, जब स्पर्म आएगा और इसमें क्या हुआ, एक और विभाजन अभी होना है, अभी इसमें एक और विभाजन होना है। तो मनुष्य का अंडा यानी एग ऑफ मैमल किसको कहेंगे, ये जो सेकेंडरी oocyte है उसकी चारों ओर की मेम्ब्रेन, इन्हें कहेंगे एग यानी मनुष्य का अंडा। तो एग की संरचना के ऊपर देख लेते हैं। ये केंद्रक है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है इसमें कितने गुणसूत्र होंगे, क्योंकि यह क्या है, सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte में कितनी होती है, प्राइमरी oocyte में गुणसूत्र 46, ठीक है, और सेकेंडरी oocyte में कितने हो जाते हैं, आधे 23। लेकिन ध्यान रहे ये डुप्लीकेटेड है, तो कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 गुणसूत्र यहाँ पर होंगे। और ये 23 गुणसूत्र हैं। अभी एक और विभाजन कब होगा, जब अंडाणु जब स्पर्म यानी शुक्राणु आएगा और अंडाणु के साथ उसका निषेचन होगा, तो उस समय ये एक और विभाजन होगा और जो मैच्योर ओवम बनेगा उस समय उसमें 23 गुणसूत्र होंगे। 23 स्पर्म से आएंगे और 23 और 23 कितना हो जाएगा, 46, यानी युग्मक युग्मनज बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा।
तो ये इस कोशिका का, ये जो बड़ी कोशिका है, एग है, अंडाणु है, इस अंडाणु कोशिका का ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी ये इसकी जो है वो कोशिका भित्ति है। इस कोशिका भित्ति के बाहर एक जो है जोना पेलुसिडा की परत यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर रखी है। ये जोना पेलुसिडा की परत है। इस जोना पेलुसिडा की परत में और मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप है, एक स्थान है, खाली स्थान, जिसे कहते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस। यह पेरीवाइटलाइन स्पेस काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम जब निषेचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? पेरीवाइटलाइन स्पेस। और पेरीवाइटलाइन स्पेस के बाहर क्या है? जोना पेलुसिडा। क्या उपस्थित है? जोना पेलुसिडा। और जोनो पेलुसिडा जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई एक मेम्ब्रेन है, और यही है जो कि है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। और इसको किसने बनाया है? इसको अंडे ने स्वयं ही बनाया है, अंडाणु ने ही इसको बनाया है अपने चारों ओर। आपने पुट्टिका भवन की प्रक्रिया में पढ़ा है, जिसमें अंडा अपने चारों ओर जो है वो क्या साबित करता है? ग्लाइकोप्रोटीन की एक लगभग पारदर्शी परत होती है। ये जो जोना पेलुसिडा है यह लगभग पारदर्शी परत होती है। और यह पारदर्शी परत जो है, क्या ये किसी प्रकार की कोशिकाओं की बनी? नहीं, तो इसे हम कहेंगे नॉन सेलुलर। और ये कौन सी है? प्राथमिक अंड झिल्ली होती है। अब इस प्राथमिक अंड झिल्ली के बाहर की ओर ये जो मोटी परत है इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा जो है वो द्वितीयक अंड झिल्ली है। मनुष्य के अंडे में यह द्वितीयक अंड झिल्ली है। तो ये प्राथमिक अंड झिल्ली और ये द्वितीयक अंड झिल्ली। प्राथमिक अंड झिल्ली तो हमने कहा ये कैसी है? नॉन सेलुलर है। किसकी बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है। लेकिन द्वितीयक अंड झिल्ली को यदि हम देखें तो यह कुछ कोशिकाओं की, सेल्स की बनी हुई है, और वो कोशिकाएं आपस में एक ग्राउंड सबस्ट्रेट यानी एक मैट्रिक्स द्वारा, आधात्री पदार्थ के द्वारा जो है वो बंधी हुई है। और इस आधात्री पदार्थ को हम कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। अब ध्यान दें, सेल्स की बात करेंगे तो ये कोशिकाएं वही कोशिकाएं हैं जिन्होंने, आपने पढ़ा था ग्राफीन पुट्टिका की संरचना। ग्राफीन पुट्टिका में अंडाणु जहां पर जुड़ा हुआ था वहां पर क्या था? कोरोना रेडिएटा, जो ग्रेनुलोस, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो कोशिकाएं हैं वह दो संरचनाएं बना रही थी। एक थी क्यूमुलस ऊफोरिकस एंड दूसरा जो था वो था जर्म हिल, जिसको हम बोलते हैं। यानी जर्म हिल यानी क्यूमुलस ऊफोरिकस एंड डिस्कस प्रोलिजेरस। ये दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो असल में ये दोनों कोशिकाएं ही मिलकर के क्या बना रही हैं? कोरोना रेडिएटा बना रही। यानी कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं वो असल में क्यूमुलस ऊफोरिकस तथा डिस्कस प्रोलिजेरस की कोशिकाएं हैं, जो कि हाइलुरोनिक एसिड नाम के पदार्थ से आपस में बंधी हुई है। तो इस प्रकार से इस सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की बात की जाए तो यह कोशिकाओं से बना हुआ है, तो इसे हम कहेंगे यह क्या है? सेल्यूलर। अब ध्यान दें यहां पर कि यह सेकेंडरी साइट है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया से ठीक पहले यह अपना पहला विभाजन पूरा कर चुका है, जो कि पहले रुका हुआ था, अंडोत्सर्ग से पहले पूरा हो गया। तो पहला जो विभाजन है वो अनइक्वल है, ये हम पढ़ चुके हैं। अनइक्वल मतलब इसने सारा साइटोप्लाज्म ले लिया और दूसरी ओर ये जो छोटी कोशिका बच गई इसको कुछ भी नहीं मिला, साइटोप्लाज्म नहीं मिला। और यह है प्रथम ध्रुवीयकाय, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्यों में यह आगे विभाजित नहीं होती है। तो यह कहां पर पड़ी है? ये भी पेरीवाइटलाइन स्पेस के अंदर ही पड़ी है, ऐसा कह सकते हैं। मेम्ब्रेन के बाहर पड़ी है, यानी पेरीवाइटलाइन स्पेस में प्रथम ध्रुवीयकाय पड़ी हुई है। अब यहां पर हमने प्रदर्शित कर रखे हैं ZP3 रिसेप्टर्स। ये जोना पेलुसिडा के बाहरी सतह तक निकल करके आते हैं कुछ सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन। ये सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन जो है ग्राही या रिसेप्टर्स, इन्हें कहते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। यह ZP3 रिसेप्टर्स जो हैं यह स्पीशीज
स्पेसिफिसिटी को निर्धारित करते हैं, यानी किसी एक स्पीशीज का अंडाणु उसी स्पीशीज के शुक्राणु से ही निषेचित हो सकता है, किसी दूसरी स्पीशीज के शुक्राणु से निषेचित नहीं हो सकता। क्योंकि जब इसके पास क्या होगा, जब शुक्राणु इसके निषेचन के लिए आएगा तो शुक्राणु की सतह पर कुछ रिसेप्टर्स होंगे और यहाँ पर भी रिसेप्टर्स होंगे। अगर वो ZP3 रिसेप्टर से मेल खाते हैं तभी क्या होगा, आगे की प्रक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि स्पीशीज स्पेसिफिसिटी बनाए रखने के लिए जो है ZP3 रिसेप्टर जो है वो पाए जाते हैं। इसी कारण से ये भी कारण है और भी कई कारण हैं, जिनके कारण यह एक कारण है जिसके कारण एक स्पीशीज का शुक्राणु दूसरी स्पीशीज के अंडाणु को निषेचित नहीं कर सकता। तो आज के इस भाग में हमने पढ़ा एग मेम्ब्रेन्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक। प्राथमिक को कौन बनाता है, oocyte स्वयं बनाएगा। द्वितीयक को कौन बनाएगा, अंडाशय बनाएगा। और तृतीयक को या तो गर्भाशय या अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय इसको बनाएंगे। तो मनुष्य के एग में कौन कौन सी होती हैं, केवल प्राइमरी तथा सेकेंडरी जो है वो एग मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का नाम क्या है, जोना पेलुसिडा, और सेकेंडरी का कौन सा नाम है, कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है, इसे कहेंगे नॉन सेलुलर है। और दूसरी ओर कोरोना रेडिएटा कुछ कोशिकाओं की तथा हाइलुरोनिक एसिड की बनी हुई है। ये कोशिकाएं वही हैं जो ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं होती थी और वही क्यूमुलस इंफोरिकस तथा डिस्कस प्रोलीजरस को बनाती थी। तो इस प्रकार से आज हमने अंडे की संरचना और अंडों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया है।